गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में सावित्री देवी रहती थी। उनके पति बहुत पहले बीमारी से चल बसे थे। चार चार बेटियां थीं, सुमित्रा, ललिता, कविता और अंजलि। बचपन में माँ अक्सर कहती, बेटियों, पढ़ लिख लो, तभी इस गरीबी से निकल पाओगी। हाँ माँ, मैं पढ़कर बड़ी अफसर बनूंगी। और मैं विदेश जाऊंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी। माँ, मैं तुम्हें बड़े बंगले में रखूंगी। माँ, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सावित्री की आंखें भर आती हैं। उनके सपनों को सहलाने के लिए उनके पास कुछ न था, सिर्फ हिम्मत और प्यार। साल बीतते गए। बड़ी मुश्किलों से बेटियों ने पढ़ाई की। सावित्री दिन रात दूसरों के घर बर्तन मांजती, खेतों में मजदूरी करती, कई बार भूखी भी रह जाती, पर बेटियों को कभी भूखा नहीं सोने देती। धीरे धीरे बेटियों की मेहनत रंग लाई। सुमित्रा की नौकरी शहर में लग गई। ललिता विदेश जाकर एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी। कविता ने भी विदेश में शादी कर ली और अमीर घराने में बस गई। और अंजलि, वो माँ के पास रह गई, क्योंकि उसका मन कहीं और बसता ही नहीं था। विदेश में रह रही बेटियां जब भी फोन करती तो बातें बड़ी बड़ी करती। माँ, यहाँ सब कितना बड़ा बड़ा है। मेरा घर तो इतना बड़ा है कि उसमें तुम्हारी पूरी झोपड़ी आ जाएगी। अच्छा है बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। माँ, मैं तो अब कार से निकलती हूँ, ड्राइवर दरवाजा खोलता है। तुम भी यहाँ आओ ना, कितनी सुविधाएं हैं। बेटी, मैं गांव छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन इन कॉल्स में माँ की आंखों की नमी को कभी कोई नहीं पढ़ पाया। समय गुजरता गया। सावित्री बूढ़ी होती गई। झोपड़ी अब और जर्जर हो गई। कई बार बरसात में जब छप्पर टपकता तो वो कटोरी और बाल्टियां रखकर पानी रोकने की कोशिश करती। रात को अक्सर अंजलि कहती, माँ, दीदी लोग इतने अमीर हैं, पर आपको कभी अपने पास क्यों नहीं बुलाती? बेटी, अमीरी से दिल बड़ा नहीं होता। ये सुनकर अंजलि की आंखें भर आती हैं। इसी बीच गांव में चर्चा होने लगी कि सावित्री की बेटियां तो विदेशों में रहती हैं, अमीर हैं, फिर भी माँ यहाँ गरीबों जैसी क्यों जी रही है। एक दिन पड़ोसन कमला आई और बोली, अरे सावित्री, तेरी किस्मत तो देख, बेटियां विदेशों में और तू यहाँ फटे कपड़े पहन रही है। क्या बेटियां तुझे भूल गई? नहीं कमला, अब बेटियां तो मेरा सब कुछ है, अब बस व्यस्त रहती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सावित्री का दिल तड़पता था। फिर एक दिन गांव में पंचायत बैठी। किसी ने ताना मार दिया, अरे क्या फायदा ऐसी अमीर बेटियों का जो अपनी माँ को सुख न दे सकें। बेटियां बुरी नहीं होती, वक्त बुरा होता है। बरसों बाद गांव में एक बड़ी हलचल मची। खबर आई कि सावित्री की तीनों अमीर बेटियां विदेश से आ रही हैं। लोग हैरान थे। अरे, अब तो सावित्री का नसीब खुल जाएगा, बेटियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगी। हाँ, अब तो झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनेगा। सावित्री और अंजलि ये सुनकर चुप रहीं। माँ ने सोचा शायद इस बार बेटियां सचमुच गले लगेंगी। कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट से खबर आई कि बेटियां पहुंच चुकी हैं। गांव के बाहर लंबी चौड़ी गाड़ियां आईं। चमचमाती गाड़ियों में से तीन बेटियां, सुमित्रा, ललिता और कविता उतरती हैं। महंगे कपड़े, बड़े बड़े चश्मे और उनके बच्चों के हाथों में मोबाइल। गांव के लोग ताली बजाकर बोले, वाह, देखो तो कैसी अमीर बन गई, अब तो सावित्री रानी की तरह जिएगी। लेकिन जब तीनों बेटियां माँ की झोपड़ी तक पहुंची तो थोड़ी नाक भौं सिकोड़ने लगीं। ओह गॉड, ये कैसी जगह है? यहाँ कैसे रहती हो माँ? माँ, ये गांव तो गंदा है। माँ, तुम्हें यहाँ देखकर शर्म आती है। हमारे दोस्त जानेंगे तो क्या कहेंगे? सावित्री ने अपने कांपते हाथों से बेटियों को गले लगाना चाहा, पर वे जल्दी जल्दी हट गईं। बेटियों, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी। दीदी, माँ को ऐसे मत कहो, यही झोपड़ी हमारी पहचान है। गांव में अगले दिन बेटियों ने खूब दिखावा किया। वे अपने महंगे कपड़े पहनकर चौपाल गईं। बच्चों को अंग्रेजी बोल बोलकर सबके सामने पेश किया गया। सबको मिठाई और गिफ्ट बांटे। सावित्री की बेटियां तो वाकई विदेश की हवा खा रही हैं। पर किसी ने ये ना देखा कि सावित्री अब भी फटे आंचल से पसीना पोंछ रही थी। रात को बेटियां माँ के पास बैठीं। माँ, हम सोच रहे थे कि यहाँ थोड़े पैसे देकर तुम्हारी झोपड़ी ठीक करवा दें। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम यहाँ गांव में ऐसे गरीब जैसे मत रहा करो। और हाँ माँ, अगली बार हमें एयरपोर्ट तक लेने आना, गांव वाले हमें देखने आए, अच्छा लगता है। सावित्री ने आह भरते हुए कहा, बेटियों, माँ की इज्जत दिखावे से नहीं, प्यार से होती है।
उस रात अंजलि ने माँ से कहा, माँ, देख रही हो ना, इन्हें बस अपने नाम की फिक्र है। हाँ बेटी, पर माँ का दिल तो पत्थर नहीं होता। चाहे बेटियां कैसी भी हो, माँ उन्हें चाहती है। अगले दिन गांव में एक कार्यक्रम रखा गया। तीनों विदेशी बेटियां मंच पर चढ़ीं और भाषण देने लगीं। हमारी माँ बहुत महान है, उन्हीं की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे। हाँ, हम अपनी माँ का बहुत सम्मान करते हैं। माँ के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन मंच से नीचे बैठी सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पता था ये बातें सिर्फ दिखावे की हैं। बात और गहरी तब हुई जब तीनों बेटियां शाम को आपस में झगड़ने लगीं। मैंने तो माँ को बुलाने का सोचा था, पर तुम लोगों ने मना कर दिया। ओ प्लीज, अगर माँ हमारे साथ रहेगी तो हमारी लाइफस्टाइल पर दाग लगेगा। हाँ, मुझे ऑफिस में लोग कहेंगे कि तुम्हारी माँ झोपड़ी में रहती है। ये सब बातें सावित्री और अंजलि ने छुपकर सुन ली। सावित्री की आंखों से आंसू गिरे और उन्होंने बस इतना कहा, बेटियों, अमीरी पैसे से नहीं, माँ बाप को अपनाने से होती है। दिन गुजरते गए। तीनों अमीर बेटियां गांव में कुछ दिन रहीं, लेकिन मां के पास बैठने की फुर्सत उन्हें ज्यादा नहीं मिली। वे दिन भर अपनी गाड़ियों और कपड़ों का दिखावा करतीं, फोटो खिंचवाती और वीडियो कॉल पर अपने विदेशी दोस्तों को गांव दिखातीं। गांव वाले कहते, देखो तो सावित्री की किस्मत, कितनी शान और शौकत वाली बेटियां हैं। हाँ, लेकिन माँ की हालत तो वैसी ही है। एक रात सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ। अंजलि घबरा कर दौड़ी। माँ, हिम्मत रखो, मैं अभी दवा लाती हूँ। वो पास के वैद्य के यहाँ दौड़ी, दवा लेकर आई। पूरी रात माँ के सिरहाने बैठी रही और पंखा चलाती रही। सुबह जब बेटियां उठीं तो उन्हें ये सब पता चला। ओ गॉड, ये कैसी हालत बना ली है माँ ने। हमें तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, पर इतना टाइम कहाँ है। हाँ, मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लास है और मुझे ऑफिस की मीटिंग ज्वाइन करनी है। ये सुनकर अंजलि का खून खौल उठा। दीदी, माँ हमारी वजह से आज यहाँ तक पहुँची है। क्या सिर्फ दिखावे के लिए आप माँ को चाहती हो? माँ की हालत देखो जरा। तीनों बहनें चुप रह गईं। गांव में भी बातें होने लगीं। अरे बेटियों, अगर तुम्हारी माँ शहर या विदेश में होती ना, तो अब तक अच्छे हॉस्पिटल में होती। बस दिखावा है, माँ की सेवा करना इनको आता ही नहीं। सावित्री ये सब सुनकर चुप रहीं। उनके दिल में बेटियों के लिए प्यार था, चाहे वे कितनी भी लापरवाह क्यों ना हो। कुछ दिन बाद पंचायत ने बुलावा भेजा। तीनों अमीर बेटियां भी वहां पहुंची। पंचायत के सामने सवाल था, सावित्री की बेटियां अमीर हैं, तो क्यों माँ इतनी गरीब हालत में जी रही है? सभी लोग उन पर ताने कसने लगे। बेटियों ने शर्म से सिर झुका लिया। उसी समय अंजलि आगे आई और बोली, माँ को अमीरी नहीं, अपनेपन की जरूरत है। मैंने माँ के साथ गरीबी में रहकर भी उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। पैसे से घर बनता है, लेकिन माँ का दिल नहीं। माँ का असली सहारा वही है जो उनके आंसू पोंछे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से अंजलि को सीने से लगा लिया। आज मुझे समझ आ गया कि मेरी सबसे अमीर बेटी कौन है। सुमित्रा, ललिता और कविता की आंखों में शर्म और पछतावा था। माँ, हमें माफ कर दो। हम सिर्फ दिखावे में खो गए थे। हमने अमीरी में सब कुछ देखा, पर माँ का प्यार नहीं समझा। अब हम सचमुच आपकी सेवा करेंगे। बेटियों, माँ कभी नाराज नहीं होती, लेकिन याद रखना, माँ को पैसों से नहीं, दिल से चाहना चाहिए। इसके बाद तीनों बेटियां कुछ दिन और गांव में रहीं। उन्होंने पहली बार मां की झोपड़ी में रात बिताई। बारिश में छप्पर से टपकते पानी को देखकर वे रो पड़ीं। तीनों बेटियों ने झुककर मां के पैर छुए और अंजलि, वो अब गर्व से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मां ने उसके सच्चे प्रेम को पहचान लिया था। गांव की चौपाल पर लोग कहने लगे, देखो, अमीरी पैसों में नहीं, मां की सेवा और अपनेपन में है। हाँ, सच में सबसे अमीर वही है जो माँ को अपना सके। माता पिता की असली सेवा पैसे से नहीं, अपनेपन और देखभाल से होती है। दिखावा करने वाली संतान अमीर हो सकती है, लेकिन माँ बाप के लिए अमीरी वही है जो उनके पास बैठकर आंसू पोंछे। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा खजाना है। एक शाम सावित्री अपनी चारों बेटियों को देख रही थी। उनके मन में बरसों पुरानी बातें ताजा हो गईं। याद है बेटियों, जब तुम्हें पढ़ाने के लिए मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे, तो मैंने खेत मालिक के घर चौका बर्तन किया था।
कितनी बार भूखी रहकर तुम सबको खिलाया था। अंजलि ने तुरंत माँ का हाथ पकड़ लिया। हाँ माँ, और वो भी याद है जब आप रात को दिया जलाकर हमें कहानियां सुनाती थी। तीनों अमीर बेटियां चुप थीं। उनके चेहरों पर शर्म साफ झलक रही थी। इस बीच गांव में सालाना मेला लगा। सबने माँ से कहा कि बेटियों के साथ चलें। तीनों अमीर बेटियां पहले झिझकी। ओह गॉड, यहाँ कितनी धूल है। विदेश में तो सब साफ सुथरा होता है, लेकिन ठीक है, माँ के लिए चलते हैं। मेले में जाकर सावित्री ने गुड़ की जलेबी खरीदी और सबको खिलाई। ये लो बेटियों, ये तुम्हें बचपन से पसंद है। तीनों बेटियां एक पल को चुप रह गईं। उस देसी स्वाद ने उन्हें बचपन की याद दिला दी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, हम कितने सालों से ये स्वाद भूल गए थे। गांव वाले ये देखकर बोले, अरे यही तो असली अमीरी है, माँ की ममता और मिट्टी का स्वाद। कुछ हफ्तों बाद माँ की हालत और बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है। हम तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, जॉब और बिजनेस है। हाँ, पर हम पैसे भेज देंगे। माँ चाहे तो हमारे पास आ सकती है। सावित्री मुस्कुराई और बोली, पैसों से सेवा नहीं होती बेटियों, जो आंसू पोंछे वही असली संतान होती है। एक दिन गांव की पंचायत फिर बैठी। इस बार सरपंच ने पूछा, सावित्री तुम्हारी सबसे अमीर बेटी कौन है? गांव वाले सांस रोककर सुनने लगे। सावित्री ने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, मेरी अमीर बेटी वही है जिसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, जिसने मेरी भूख, मेरी तकलीफ और मेरी सांसों को महसूस किया। अंजलि ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गांव ताली बजाकर गूंज उठा। तीनों अमीर बेटियां रो पड़ी। माँ, हमें माफ कर दो। बेटियों, माँ के दिल में कभी नाराजगी नहीं रहती। अब समझ लो, अमीरी घरों और गाड़ियों से नहीं, माँ के आंचल से होती है। मानती हूँ कि शादी के बाद और भी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जो माँ को ही भुला दे वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कुछ महीने बाद सावित्री शांत मन से अपनी झोपड़ी में बैठी थी। अब बेटियां भी सुधर चुकी थीं। वे हर 2 महीने में गांव आकर मां से मिलने लगीं। एक दिन गांव में स्कूल का उद्घाटन था। बेटियों ने मिलकर मां के नाम पर नया स्कूल बनवाया, सावित्री माता विद्यालय। सावित्री की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे संतोष है, तुम सबने सीख लिया कि असली अमीरी दूसरों की जिंदगी रोशन करने में है। उस दिन गांव का हर बच्चा नई किताबें लेकर स्कूल गया। सावित्री की मुस्कान देखकर सबने कहा, सच है, माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। पैसा और शोहरत क्षणिक है, असली अमीरी है माँ की सेवा करना, उनकी आंखों में खुशी देखना। जो माँ को अपना पाए वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। रजनी, आज तुम्हें ऐसा खाना बनाना है कि सब तुम्हारा गुण देखे, ना कि तुम्हारा रंग रूप। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैंने माँ के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर ली है और माँ ने भी परिवार वालों को देखते हुए तुम्हें अपना लिया है। लेकिन आज तुम्हें अपने हाथों के खाने से सबका दिल जीत लेना है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जो कि सबको बहुत पसंद आएगा और सब मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। उसके बाद मम्मी जी भी मुझे अपना लेंगी। ठीक है, अब तुम जल्दी से रसोई में जाओ और जाकर खाना बना लो। तब तक मैं हाथ मुंह धोकर खेत पर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। दरअसल रजनी ने अर्जुन से लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी सास माया को रजनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर परिवार वालों के दबाव के चलते माया ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब रजनी जैसे ही सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, तभी रसोई के बाहर खड़ी हुई माया उसे टोक देती है और कहती है, सुन लड़की, तुझ जैसी काली लड़की रसोई में खाना नहीं बना सकती। मैंने बहुत मेहनत करके इस रसोई की पूजा की है, इसलिए मैं तुझ जैसी लड़की को अपनी रसोई में नहीं घुसने दूंगी। माँ जी, भला आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं भले ही काली रहूं या गोरी, लेकिन आपकी अपनी बहू हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकती है? अब मैं इस घर की बहू हूँ। मेरा बस चलता तो तुझे शादी के फेरों के समय ही जलाकर राख कर देती। वैसे भी तेरी काली रंगत पर क्या ही फर्क पड़ने वाला था, लेकिन तू मेरे बेटे की जिद थी जिसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाई। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर अपनी रसोई बनानी है तो जाकर खेतों में बना ले अपने लिए एक अलग रसोई, पर मैं तुझे इस घर की रसोई में घुसने तक नहीं दूंगी।
माया ये बोलकर रसोई में ताला लगा देती है, जिसे देख रजनी काफी उदास हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद माया उसे कुछ बर्तन निकाल कर दे देती है। अब रजनी उन बर्तनों को उठाकर अपने ससुराल के पास खेतों में जाती है और एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार करती है और रोते हुए खुद से कहती है, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? पहले ही भगवान ने मुझे काला रंग दे दिया, इतना प्यार करने वाला पति मिला तो इतनी जालिम सास मिल गई। मैं कैसे अपना गुजारा कर पाऊंगी? मैं अपनी सास का दिल कैसे जीतूंगी? रजनी रो रही होती है, लेकिन किसी तरह फिर भी वो आटा तैयार करती है और सब्जी और रोटी बनाकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। और अर्जुन उसे बाहर से खाना लाते हुए देखकर कहता है, तुम ये खाना बाहर से बनाकर क्यों ला रही हो? तुमने घर में खाना नहीं बनाया क्या? अर्जुन, माँ जी ने बोला कि मैं रसोई के अंदर नहीं बना सकती क्योंकि मैं काली हूँ और उनकी रसोई में कोई काली लड़की जाए उन्हें ये बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं बाहर खेतों में अपनी रसोई तैयार करके आई हूँ। अब से मैं वही खाना बनाया करूँगी। माँ ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? रुको, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। ये तो पूरी तरह से गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम उनके घर की बहू हो तो इस घर की इज्जत हो तुम। नहीं अर्जुन, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे। वो जो भी कर रही है कुछ सोच समझ कर ही कर रही होगी। तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, ये सास और बहू के बीच का मामला है। रजनी की बात सुनकर अर्जुन कुछ नहीं कहता और उसके कहने पर वो अपनी माँ से बात करने भी नहीं जाता। अब थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और ससुर रजनी की तारीफ करते हुए कहते हैं, रजनी बहू, तूने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इसमें धीमे धीमे मिट्टी की खुशबू आ रही है। बहुत ही प्यार से बनाया है तुमने ये खाना। पर हमारे घर में तो गैस है और ये तो मिट्टी के चूल्हे की रोटियां लग रही हैं। पिताजी, ये खाना मैंने मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है। माँ जी ने मुझे रसोई में खाना नहीं बनाने दिया तो मैंने अपने घर के पास के खेतों में ही एक छोटी सी रसोई बना ली है। माया, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम हमारी बहू को रसोई में खाना बनाने क्यों नहीं दे रही? तुम्हें किस चीज की अकड़ है? अब तुम बुढ़ी हो चली हो। आज नहीं तो कल बहू को इस रसोई में खाना बनाना ही है। मेरे जीते जी ये इस रसोई में पैर नहीं रख सकती। इस घर में कदम रख लिया है वही बहुत है, वो भी तुम लोगों की जिद के कारण। मैंने तो अपने बेटे के लिए इतनी सुंदर लड़की का रिश्ता देखा था कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। कोई बात नहीं बाबा, रजनी को खेतों की रसोई से कोई दिक्कत नहीं है और मुझे रजनी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ मैंने शादी की है और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन जैसे मैंने रजनी के रंग रूप नहीं बल्कि उसके गुणों को देखा है, वैसे ही माँ भी उसके गुणों को जरूर देखेंगी, जिसके बाद माँ खुद रजनी को अपना लेंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वो माँ का दिल जरूर जीतेगी। अर्जुन की बात पर रजनी मुस्कुराती है पर कुछ कहती नहीं। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन तेज धूप में माया रजनी के पास आती है और उससे कहती है, रजनी बहू, बाहर जो चूल्हा रखा है उस पर मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बना दे। आज मेरा बाजरे की खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। पर माँ जी, बाजरे की खिचड़ी तो सर्दियों में खाई जाती है, इस समय तो आपको वो नुकसान करेगी और आप मुझसे बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए कह रहे हैं। मेरा जब जो खाने का मन करेगा मैं वो बोलूंगी, इसलिए अपना दिमाग और मुंह ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुझे बोल दिया है कि मुझे बाजरे की खिचड़ी खानी है तो मुझे बाजरे की खिचड़ी बना कर ही दे। ठीक है माँ जी, बस आप बुरा मत मानिए, मैं अभी आपके लिए बाजरे की खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। सास के कहने पर बेचारी रजनी तेज धूप में बाहर खेत में जाती और अपनी सास के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाने लगती है। खिचड़ी बनाते हुए काफी देर हो जाती है और गर्मी के कारण उसको हल्का सा चक्कर भी आने लगता है। पर ये सब कुछ वो अपनी सास को जाहिर न करते हुए खुद की किस्मत को कोसते हुए कहती है, ना जाने क्या दिक्कत है माँ जी को मुझसे। अगर मैं रंग की काली हूँ तो क्या हुआ, वो मेरा मन भी तो देख सकती है ना। पर उन्होंने कभी भी मुझे अंदर से जानने की कोशिश ही नहीं करी, हमेशा मेरे काले रंग की वजह से मुझे जज किया। भगवान जाने मेरी किस्मत में मेरी सास का प्यार है भी या नहीं। रजनी बेचारी बाजरे की खिचड़ी लेकर आ रही होती है कि तभी उसे धूप से चक्कर आ जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आसपास बाजरे की खिचड़ी को गिरा हुआ देख घबराते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। अगर माँ जी को मैंने ये बताया कि खिचड़ी गिर गई तो बेकार में वो और ज्यादा गुस्सा करेंगी।
कुछ भी हो जाए, मुझे दोबारा खिचड़ी बनाकर जल्दी से माँ जी को खिलानी होगी। रजनी अब दोबारा से बाजरे की खिचड़ी बनाती है, जिसके बाद अब फिर से रजनी खुद को संभालती हुई बाजरे की खिचड़ी बनाकर माया के पास लेकर जाती है और माया खिचड़ी देखकर कहती है, बड़ी जल्दी खिचड़ी बनाकर ले आई, अब तो मेरा खिचड़ी खाने का मन ही नहीं है। एक काम कर, ये खिचड़ी तू ही खा ले। वैसे भी गर्मी में बाजरा खाने से मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी और तू तो काली है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये खिचड़ी तू ही खा ले। माया अपनी बहू से ये बात बोल ही रही थी कि तभी रजनी के ससुर माया के पास आते हैं और कहते हैं, माया, तुम्हें बहू के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अच्छे से जानता हूं कि सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी खाई जाती है, लेकिन फिर भी तुमने उसे बाजरे की खिचड़ी बनवाई और अब तुम खाने से भी मना कर रही हो। अरे कम से कम अब तो रसोई का ताला खोल दो, क्यों उसे परेशान कर रही हो? मैंने तुम लोगों से अपनी बातें बोलती है, इसलिए मुझसे ज्यादा बहस करने की कोशिश भी मत कीजिए। इस काली बहू की रसोई खेतों में ही होगी, मैं इसे मेरे घर की रसोई में घुसने के लिए कोई भी मौका नहीं देने वाली। माया की बात का अब कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन रजनी देखती है कि माया अभी तक सोकर नहीं उठी है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। इसके बाद वो अपनी सास के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास बुखार से तड़प रही है। ये क्या हो गया आपको? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। हे भगवान, अर्जुन और ससुर जी भी घर पर नहीं हैं। अब मैं किसको मदद के लिए बुलाऊं? पानी 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 पानी। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रजनी अब भागकर अपने खेतों की रसोई में जाती है और पानी ढूंढने लगती है, लेकिन पानी खत्म हो चुका था, जिसे देख वो परेशान हो जाती है। ये क्या, ये सारा पानी तो सूख चुका है, पर माँ जी को प्यास भी लगी है। अब मुझे ना चाहते हुए भी माँ जी के रसोई में घुसना ही होगा। रजनी अब ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है और उसकी कमर में बंधी हुई रसोई की चाबी को निकाल लेती है और रसोई का ताला खोलकर माया के लिए पानी लेकर आती है और माया को पानी पिलाती है। माँ जी, अब आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, उठ जाइए। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने अपनी माँ को खो दिया है, अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। रजनी ये बोलती है कि तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब वो दोबारा रसोई में जाती है और माया के लिए काढ़ा बनाकर लाती है, जिसे पीने के बाद माया को अब थोड़ा अच्छा लगता है। जिस पर माया रजनी से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत परेशान किया और सच में तुझे काली होने के चलते बहुत ज्यादा सुनाया, जबकि तू दिल की बहुत अच्छी थी। मैंने कभी तेरा दिल देखने की कोशिश ही नहीं की, पर आज के बाद काली बहू की रसोई खेतों में नहीं होगी, वो अपनी खुद की रसोई में खाना बनाएगी। माया इतना कहती है कि तभी बाहर जोरों की बारिश होने लगती है। तभी वहां पर अर्जुन और ससुर आ जाते हैं और कहते हैं, रजनी बहू, जब माया ने तुझे अपनी रसोई में जाकर खाना बनाने की इजाजत दे दी है, तो अब तुम सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी बना कर ले आओ। ऐसे मौसम में चाय पकौड़े खाने का तो स्वाद ही अलग है। अब रजनी भी मुस्कुराती हुई अपने रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और उसकी खेतों की रसोई का मिट्टी का चूल्हा बह जाता है, क्योंकि अब उसे उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी।